Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yamin and I welcome you all in this session. आज के सेशन के अंदर हम लोग का टारगेट ये है कि हम एमसीक्यूज और मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी जो आपके एफआर के पेपर का है उसको थोड़ा सा असेस करेंगे, उसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन टारगेट हमारा ये है कि हम जो भी काम करेंगे वो काम करेंगे आप लोगों की एफर्ट के साथ। तो आई वांट रिस्पॉन्सेस, ऐसा ना हो कि मैं ही मॉक करता चला जाऊं, मेरी प्रैक्टिस हो जाए, हालांकि मुझे पेपर भी नहीं देना। मज़ा तभी आएगा जब मिल मिला के कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो बी रिस्पॉन्सिव। जो कोई क्वेरीज हो, कोई लॉजिक समझनी हो, कुछ करना हो तो ये मिल बांट के इंशाल्लाह करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने एमसीक्यू से। सेक्शन ए मैंने ओपन किया हुआ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 राइट नाउ। एग्जामिनर कहता है इंडिकेट बाय क्लिकिंग इन द रेलेवेंट बॉक्सेस whether the following statements describing advantage या disadvantage of IFRS are correct और incorrect। तो कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हमारे पास लिखे हुए हैं आईएफआरएस अकाउंटिंग के, और हमें उसको बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले लिखा हुआ है आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव कंपेरेबिलिटी बिकॉज दे मस्ट बी यूज्ड बाय ऑल कंपनीज वर्ल्ड वाइड। इज दिस करेक्ट? इट मस्ट बी यूज्ड बाय ऑल कंपनीज वर्ल्ड वाइड। मस्ट नहीं है, मस्ट नहीं है। सही है ना? मस्ट नहीं है। वेरी गुड, इनकरेक्ट, एक्सेलेंट। आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फैसिलिटेट, फैसिलिटेट बोले तो सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। जब सारी कंपनीज आईएफआरएस अकाउंटिंग किया करेंगी तो एक इन्वेस्टर जो कि यूएस में बैठा हुआ है वो पाकिस्तानी फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ पाएगा, पाकिस्तान वाला यूके वाली को समझ पाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन, हार्मोनाइजेशन और क्रॉस बॉर्डर्स इन्वेस्टमेंट हुआ करेंगी टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। करेक्ट। IFRS accounting standards are suitable for reporting entities of any size and type। साइज का मतलब बड़ी छोटी, टाइप का मतलब ऐसे जैसे प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, सारी एंटिटीज के ऊपर आईएफआरएस फिट कर जाता है। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? मिक्स आ रहे हैं रिव्यूज, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी जल्दी करना है हमको, यस नो के अंदर करना है। करेक्ट और इनकरेक्ट? आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सुटेबल फॉर रिपोर्टिंग एंटिटीज ऑफ एनी साइज एंड टाइप। इनकरेक्ट। स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के लिए आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आईएफआरएस फॉर एसएमई हैं। तो साइज का फर्क यहाँ पे वाजे हो गया कि आईएफआरएस, अच्छा याद रखना, आईएफआरएस और आईएफआरएस फॉर एसएमई दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना? तो आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज के लिए नहीं है। और इसी तरीके से अगर आप टाइप की बात करें तो फॉर एग्जांपल नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज के लिए आईएफआरएस नहीं बनाए गए। ये प्राइमरीली बनाए गए हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज के लिए। तो आंसर हो गया इनकरेक्ट। सही। आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मे बी कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट। करेक्ट या इनकरेक्ट? ये इनको अप्लाई करना कॉस्टली है, बिल्कुल। इनको अप्लाई करना कॉस्टली किस लिए है? मिसाल के तौर पे आप आई 16 में हैं, आपको रिवैल्यूएशन मॉडल सफिशिएंट रेगुलरिटी के साथ अप्लाई करना है। अब वो रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करने के लिए आपको फेयर वैल्यू पता लगानी पड़ती है, आपको एडवाइजर रखना पड़ता है, आपको एक वैल्यूअर हायर करना पड़ता है, और उस चीज़ को ऑडिट करवाना पड़ता है। डेटा रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन सब पे पैसा खर्च करना पड़ता है। तो यस, इट इज कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट। करेक्ट। ये हो गया भाई आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जामिनर कहता है द आई ए एस बी फॉलोज अ स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस व्हेन डेवलपिंग अ न्यू स्टैंडर्ड। न्यू स्टैंडर्ड बनाते हुए एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस? अरेंज द टोकन्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्टेप 1 till 4 ऑफ द प्रोसेस। स्टेप 1 till 4 ऑफ द प्रोसेस के अंदर आपने आके ये रखना है। टोकन्स आपके सामने क्या क्या गिवन है? कंडक्ट अ पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू। क्या ये पहला स्टेप हो सकता है कभी? वैसे कॉमन सेंस से सोचना। कंडक्ट अ पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू मतलब अब किसी आईएफआरएस के बन जाने के बाद, उसके अप्लाई हो जाने के बाद ही पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू होगा ना। तो लॉजिकली सोचा जाए तो ये तो हमेशा सबसे आखिरी स्टेप होगा। ये स्टेप 1 till 4 के अंदर आखिरी हो सकता है, पहला तो नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात ये? एग्जाम में कह रहे हैं इशू अ डिस्कशन पेपर इफ रेलेवेंट। इशू
एन एक्सपोजर ड्राफ्ट। फिर कहते हैं कंसल्टेशन विद आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल अबाउट एडिंग द टॉपिक टू द आईएसबी's वर्क प्लान, विच शुड बी द फर्स्ट स्टेप। कहने से कंसल्टेशन करना एडवाइजरी ग्रुप से, ये सबसे पहला काम हुआ। देखिए, आप सब लोगों को ये बात मालूम है कि जो हमारी पहली वीडियो होती है जिसके अंदर हम कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डिस्कस करते हैं, उसमें सबसे पहला काम ये है। दुनिया भर से इश्यूज आ रहे होते हैं आईएसबी के पास, तो आईएसबी का एडवाइजरी काउंसिल ये बताता है कि कौन सा प्रॉब्लम ऐसा है जिसके ऊपर स्टैंडर्ड सेटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, तो उनसे एडवाइस ली जाती है। जब एडवाइस लेते हैं तो उसके बाद आईएफआरएस की बॉडी एक इशू करती है डिस्कशन पेपर। अ डिस्कशन पेपर इज जस्ट लाइक अ वाइट पेपर, जिसके अंदर डिस्कस किया हुआ होता है कि बहुत सारे लोगों ने क्या इशू रेस किया, इसके अंदर क्या क्या मुहर्रिकात हैं या क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जो कि डिफरेंट पार्टीज की तरफ से आए हैं, हम इसके बारे में ये सोचते हैं या इसका एक्सपोजर ये हो सकता है, आप अपना फीडबैक दीजिए। जितनी भी आईफैक मेंबर बॉडीज होती हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, एकेडमिक्स होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, वो सब अपना उसके ऊपर फीडबैक देते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर वो स्टैंडर्ड सेटिंग करते हैं। लेकिन इससे पहले कि फाइनल स्टैंडर्ड पब्लिश हो जाए, वो अक्सर अक्सर वो एक एक्सपोजर ड्राफ्ट देते हैं, फाइनल स्टैंडर्ड का एक ड्राफ्ट देते हैं। एक्सपोजर ड्राफ्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक्सपोजर ड्राफ्ट स्टैंडर्ड का ड्राफ्ट होता है जो कि मार्केट के अंदर वापस से रीफ्लोट किया जाता है, ताकि लोग वापस से पढ़ लें कि अल्फाजों का चुनाव क्या है, रिकग्निशन के प्रोसेसेस क्या हैं, डी रिकग्निशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है। देखो, स्टैंडर्ड्स लिखे इंसानों ने हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इस स्टैंडर्ड के अंदर लिखी गई बात किसी और स्टैंडर्ड से कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो, तो सारे लोग फिर अपना फीडबैक देते हैं और फीडबैक देने के बाद फिर फाइनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पब्लिश हो जाता है। एक बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पब्लिश हो गया तो ऐसा नहीं है कि अब यह है आईएएस भी बोलता है चलो भाई अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। फिर उसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू चलता रहता है, ताकि अगर कोई नुक्ताचीनी करनी हो तो कर दी जाए। जैसे आईएफआरएस 15 के अंदर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर रिवीजन आई, आईएफआरएस 16 के अंदर आई आई हर स्टैंडर्ड के अंदर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन कोई ना कोई पॉइंट्स आते रहते हैं। क्लियर? तो हमने ये सवाल भी कर लिया और साथ साथ थोड़ा सा रिकॉल भी कर लिया, थोड़ी थोड़ी समझ भी स्टैब्लिश कर ली। वेरी गुड एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई बताइएगा, विच टू ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, दो सिलेक्ट करने हैं, मस्ट बी मेट फॉर एन एसेट टू बी recognized इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को रेफर करके बताइए कि इनमें से कौन सी दो ऐसी आदतें हैं या दो ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनका मीट होना जरूरी होगा कि आप एसेट को रिकग्नाइज कर लें। पहला, recognition of the asset provides verifiable information। नो, नो। बेटा देखो, वेरीफाइबिलिटी इज एन इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। सो मस्ट बी मेट वाली कंडीशन में ये लोग नहीं फॉल करते, ये नहीं हो सकता, वन नहीं हो सकता। सेकंड, रिकग्निशन ऑफ द एसेट प्रोवाइड्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। एसेट को रिकग्नाइज करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को। क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। देखो ना, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने आपको पांच बातें बताई, एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस क्या है। फिर उसके बाद उसने बात की कि मेरे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर जब मैंने आपको पांच बातें बताई तो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो कि इन पांच बातों को ये जो कि इन पांच बातों को पहचान देती हैं। तो उसमें कुछ फंडामेंटल थे, कुछ एनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक थे। फंडामेंटल को पूरा करना लाजिम था, रेलेवेंट एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, और बाकी चार जो थे, चाहे उसके अंदर वेरीफाइबिलिटी हो, टाइमलीनेस हो, कंपेरेबिलिटी हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, ये सारे एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक थे। हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो कोई मसले की बात नहीं। ठीक है। फिर है द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज केपेबल ऑफ रिलायबल मेजरमेंट, एक ये। recognition of the asset provides useful users with a faithful representation of the asset, एक ये। it is probable that the asset will generate future economic benefits, एक ये। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों के आंसर्स के अंदर भी ये देख रहा हूं कि लोगों ने बोला सर 3 और 5 होगा, यानी कॉस्ट ऑफ द एसेट इज केपेबल ऑफ रिलायबल मेजरमेंट, इट इज पॉसिबल दैट द एसेट विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट।
देखिए, ये दो कंडीशंस आपके दिमाग में इसलिए आ रही हैं क्योंकि जब भी आप कोई एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते थे, चाहे आप आई 16 पढ़ें, चाहे आप आई 40 पढ़ें, 41 पढ़ें, जब भी आप कोई एसेट से एसोसिएटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते थे, तो आपके सामने जो रिकग्निशन क्राइटेरिया आता था वो यही आता था कि फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हों और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती हो। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात समझना जरूरी है कि यहाँ पे जो रेफरेंस किया गया है एसेट की, एसेट की रिकग्निशन के लिए, वो किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रेफर नहीं किया गया, बल्कि एग्जामिनर कह रहा है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के रेफरेंस से ये बताइए कि एसेट को कब रिकग्नाइज करना चाहिए है। और ऐसी बात कि फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स का होना या कॉस्ट रिलायबली मेजरमेंट वाली कंडीशन का होना, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में डिफाइंड नहीं है। देखो, कॉस्ट वाली बात होगी स्टैंडर्ड के अंदर, क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर सिखाया गया है कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है, परचेज प्राइस प्लस ऑल ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एंड एवरीथिंग। स्टैंडर्ड के अंदर किसी भी आई 16 हो, 40 हो, 41, सब तकरीबन सबके अंदर एक जैसा ही रिकग्निशन क्राइटेरिया है। स्टैंडर्ड को रेफरेंस करके बात की जाए तो आप बोलते सर 3 और 5 होगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर कॉस्ट वॉर्स वाली बात कहीं नहीं की गई है, कहीं भी नहीं की गई। तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। देखो, 5 भी नहीं हो सकता। अभी किसी ने बोला सर 5 आंसर होगा, भाई 5 भी नहीं हो सकता। इट इज प्रोबेबल दैट द एसिड विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ऐसी कोई बात आज के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में नहीं लिखी हुई। अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स दैट हैज द एबिलिटी टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये एसिड की डेफिनेशन है, recognition क्राइटेरिया नहीं है। recognition क्राइटेरिया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की नजर से देखा जाए तो वो सिर्फ यही है कि क्या इस बात को बता लेने से रेलेवेंस आएगी, क्या इस बात को फेथफुली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रेलेवेंट और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अगर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की नजर से देखा जाए तो बस ये दो बातें होना लाजिम और मजलूम है और काफी है। बात समझ में आती है सबको? तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के रेफरेंस से सोचिए तो 2 और 4 कैन बी द आंसर। बाकी 3 और 5 आपको याद इसलिए है क्योंकि आप स्टैंडर्ड्स में पढ़ा करते थे, और पहली वाली जो कंडीशन है वो इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, वो हो ही नहीं सकती है। मुझे बताएं, सबको समझ में आती है? 2 और 4 रेलिवेंट एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन इज द आंसर। एंड वी हैव टू बी क्विक, हाँ, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। सर, एक थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, बट माय आंसर ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लाइक। बहुत ही आला सवाल, कबाड़िया साहब, बहुत ही आला सवाल आपने पूछा है, बहुत ही घटिया टाइम पे आपने पूछा है, कोई रेलेवेंस इसकी नहीं है, मैं आंसर नहीं करूंगा। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। मैं बाद में भी कर सकते थे ना सवाल, मैं कोई भागा जा रहा हूँ क्या? मतलब बाद में कर लेते भाई, मतलब ये आप सोचें कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल आपके सवाल दिमाग में आया क्यों? इसलिए आया क्योंकि आप फोकस नहीं कर रहे मेरी जान। पेपर में यही तो होता है, कर पेपर रहे होते हैं, याद किसी और की आ रही होती है, फिर रिजल्ट भी किसी और का ही आ रहा होता है आपके पास। तो जहां मुझे किसी ने ना 4 वर्ड्स ऑफ सक्सेस बताए थे, और यकीन करें जब जब मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किए तो भाई आला 4 वर्ड्स ऑफ सक्सेस मेरे दोस्त ये हैं: जहां हो वहां हो, सिंपल। जिधर हो ना बस उसी का सोचो। अगर जहां हो वहां नहीं हो ना, तो जिंदगी में कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्म कर ही नहीं सकते। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने जवाब दिया सर मैं आज रेशोस कर रहा था इसलिए मेरे दिमाग में अभी ये बात आ गई। आज आपको पता है मैं क्या क्या कर रहा था? अगर वो सारी बातें मेरे दिमाग में अभी आ जाएं तो मैं क्लास ले पाऊंगा? नहीं ना। तो फिर क्या है? 4 वर्ड्स ऑफ सक्सेस मैंने फॉलो किया है अपनी जिंदगी में, और जब जब फॉलो करता हूँ बिल्कुल अल्लाह का बहुत करम रहता है। जहां हो वहां हो, नमाज पढ़िए तो नमाज पढ़िए, खेलिए तो खेलिए, घर पे रहिए तो घर पे रहिए, स्टूडेंट से बात करें तो स्टूडेंट से बात करें। ये जो मिक्स्ड प्लेट आजकल हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है ना, इसका नतीजा हमारी जिंदगी में ये निकला है कि हमारे पास किसी भी काम के लिए टाइम नहीं है अब। हम मतलब एक टोटल फेलियर की तरफ जा चुके हैं। सही है ना? तो बेटा मैनेज, मैं आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह बाद में दे दूंगा, बुरा नहीं मानना, मैं बाद में जवाब दे दूंगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं भाई, ग्रीक कंपनी अ कंपनी विद 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड। ग्रीक कंपनी कोई कंपनी है और उसका ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। एग्जामिनर कहते हैं डिसाइडेड टू सेल वन ऑफ इट्स बिल्डिंग्स ऑन 1 अक्टूबर 2008। ईयर एंड से तकरीबन 3 महीने पहले इन्होंने ये प्रिंसिपली तयन कर लिया कि अब अपने एसेट को फारिग करना ही करना है, अपनी बिल्डिंग को फारिग करना ही करना है। इस पे कौन सा आईएफआरएस अप्लाई होता था? कि अगर आप किसी एसेट के लिए प्रिंसिपली तयन कर लें कि अब इसको बेचना ही बेचना है, तो इसके लिए कौन सा आईएफआरएस था?
जल्दी बताइए। IFRS 5, excellent. So decided to sell one of its building on 1st October 2008 and immediately started to market it for sale at its fair value. A potential buyer has been found to purchase the building in its current condition. कहने से पूरी की पूरी IFRS 5 की कंडीशंस मीट होती जा रही हैं। द एसेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, सेल हाईली प्रोबेबल होनी चाहिए, आप एक्टिवली बायर को लोकेट कर रहे हो, जिस प्राइस के ऊपर लोकेट कर रहे हो वो रीजनेबल इन रिलेशन टू फेयर वैल्यू होनी चाहिए। फिर कुछ बातें क्या थी कि प्लान के चेंज या विड्रॉ होने के सिग्निफिकेंट चांसेस नहीं है, और 1 साल के अंदर अंदर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। एग्जामिनर कहता है द बिल्डिंग इज रेडी फॉर इमीडिएट ट्रांसफर टू द बायर एज सून एज प्राइस negotiations are complete and the sale is expected to happen in early 20X9। 1st October X8 को डिसाइड किया है प्रिंसिपली, और अर्ली X9 के अंदर अंदर ये ट्रांजैक्शन होना एक्सपेक्टेड है, यानी 1 साल के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। पूरा का पूरा IFRS 5 मीट होता है। फिर एग्जामिनर ने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दी है एज एट 31 दिसंबर 20X8। देखिए, खूब सुन लीजिए। अगर आपके पास कोई ऐसा नॉन करंट एसेट है जिसके लिए आप ये प्रिंसिपली तयन कर चुके हैं कि अब इसको बेचना ही बेचना है, तो इसके ऊपर याद रखना कि जिस दिन ये प्रिंसिपल तयन हो गया और आपका क्राइटेरिया मीट हो गया, उस दिन के बाद से उस नॉन करंट एसेट के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। बल्कि मामलात कुछ यूं होंगे कि जिस दिन आपने ये क्लासिफिकेशन करने का सोच लिया, तो जस्ट बिफोर इमीडिएट क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल, आप सबसे पहले अपने एसेट को रीवैल्यू करेंगे। रीवैल्यू करके उसको मार्केट वैल्यू के ऊपर लेकर आएंगे और फिर ट्रांसफर करेंगे। आप पहले कैरियंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पुराने, सॉरी मैंने शायद थोड़ा सा मिस कम्युनिकेट कर दिया। आप पहले कैरियंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट द डेट यू हैव डिसाइडेड टू क्लासिफाई इट एज हेल्ड फॉर सेल। आप पहले पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर रहते हुए कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक बार आपने ट्रांसफर कर दिया तो फिर उसके बाद ट्रांसफर करते ही एक इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ट्रांसफर करते ही एक इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे जो कि होगा लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और उस दिन के बाद से उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी है। क्लियर होती है बात ये? एग्जामिनर ने आपको कुछ डेटा प्रोवाइड किया। कैरियंग अमाउंट प्रोवाइड की है एट द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन 5 लाख है। उस दिन की फेयर वैल्यू है 5,25,000। उस दिन की फेयर वैल्यू कितनी है बेटा? 5,25,000। एग्जामिनर ने फेयर वैल्यू आपको प्रोवाइड की है ईयर एंड की भी, विच इज 505। एग्जामिनर ने आपको कॉस्ट टू सेल प्रोवाइड की है विच इज 70,000। अच्छा देखो, कैरियंग अमाउंट तुम्हें ऐसी बिल्डिंग की जिसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई किया जा चुका है, तुम्हें कैरियंग अमाउंट प्रोवाइड की जा चुकी है 5 लाख। जैसे ही आप इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई करते हैं तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आप इंपेयरमेंट टेस्ट करें। इंपेयरमेंट टेस्ट इज लोअर ऑफ कैरियंग वैल्यू या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो कैरियंग वैल्यू तो 5 लाख है, एग्जामिनर ने बता दी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की बात करें तो फेयर वैल्यू 1 अक्टूबर 20X8 को, आप भी जरा कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, हमें दी हुई है 525,000। देखो ये लिख के दी हुई फेयर वैल्यू, लेकिन करना है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो कॉस्ट टू सेल कितनी है बेटा? 70,000। तो ये आ जाता है आपका, अल्लाह भला करे, कोई 455,000। ये आ जाता है कोई 455,000। तो टेक्निकली सोचा जाए तो आ, अच्छा हाँ, तो टेक्निकली सोचा जाए तो आपका एसेट है, और वो आपका एसेट है जिसकी कैरियंग वैल्यू है 5 लाख, और इसको लेकर आना चाहिए लोअर ऑफ अमाउंट के ऊपर 455,000 के ऊपर। तो आफ्टर क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल आप सबसे पहले इसको लेकर आएंगे 455,000 के ऊपर। एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट के अंदर मुझसे ये पूछा है, एट व्हाट अमाउंट शुड द बिल्डिंग बी मेजर्ड इन ग्रीक कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 20X8। बेटा 31 दिसंबर 20X8 वाले दिन, यानी बैलेंस शीट डेट वाले दिन, आपका एसेट आपकी बुक्स में कितने का रिकॉर्ड होगा, ये पूछा हुआ है। अच्छा देखो, 455,000 की वैल्यू जो हमने निकाली है ना, वो हमने निकाली है 1 अक्टूबर 20X8 को। हाँ, हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट किया कि ऐसा तो नहीं कि कहीं हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल के बाद एसेट की रिकवरेबल अमाउंट गिर गई हो। हमने कैलकुलेट किया, हमें लगा कि 5 लाख वाला एसेट सिर्फ 455,000 का वर्थ करता है, हम अपने 5 लाख वाले एसेट को 455 के ऊपर लेकर आ गए। डन। पहले मुझे बताएं, बात समझ में आती है? 5 लाख वाले एसेट को 455 के ऊपर लेकर आ गए।
लेकिन सवाल हमसे 1 अक्टूबर 2018 का नहीं पूछा। सवाल एग्जामिनर ने हमसे पूछा है 31 दिसंबर 2018 का। तो कहना है से 31 दिसंबर 2018 तक आने तक आपके इस नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल ने डेप्रिशिएट तो नहीं होना। लेकिन मेरे बच्चे, एग्जामिनर ने मुझे फेयर वैल्यू दी हुई है 31 दिसंबर 2008 की, जो कि 20,000 मजीद कम है एज कंपेयर टू 1 अक्टूबर 2018 के। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, मेरा एसेट की कैरियंग वैल्यू थी 5 लाख। बल्कि एक सेकंड जरा सुनो, मैंने एक्सेल खोली हुई है, मैं वहां लेके चलता हूं आपको, जरा सुनो। सुनो, मेरे पास एक एसेट था जिसकी कैरियंग वैल्यू थी 5 लाख। ठीक है मेरा बेटा, और इसको बंद कर देता हूं मैं। ठीक है, मेरे पास इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी एट 1 अक्टूबर। मैंने कैलकुलेट की थी 525,000 माइनस 70,000, तो ये आई थी 455,000, यानी एक इम्पेयरमेंट लॉस अराइज हुआ होगा 45,000 का। और मेरी बुक्स में अब कैरियंग वैल्यू हो गई होगी 455,000। ठीक है बेटा। लेकिन जब मैं 31 दिसंबर को देखता हूं, तो 31 दिसंबर वाले दिन मेरी उसी एसेट की फेयर वैल्यू जो कि कुछ दिन पहले 525,000 थी, अब नजर आती है 505,000। तो कहना है इसे क्लियर आपको इंपेयरमेंट की हिंट नहीं मिल गई। क्लियर आपको इंपेयरमेंट की हिंट मिल गई। आपके पास एक ऐसा एसेट जिसको आपने सेल करना ही करना है, उसकी वैल्यू इन यूज कुछ नहीं है, उसकी वैल्यू इन यूज 0 है, और उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी अब 5.25 के बजाय फेयर वैल्यू 5.5 पे आ चुकी है। क्लियर इंपेयरमेंट की हिंट है, दोबारा इंपेयरमेंट टेस्ट करनी पड़ती। आप दोबारा इंपेयरमेंट टेस्ट करते तो आपके सामने नजर आता कि 505 की फेयर वैल्यू वाले एसेट की कॉस्ट टू सेल जब 70,000 हो, तो उसकी अब फेयर वैल्यू निकल कर आती है 435,000 की। फेयर वैल्यू एट 31 दिसंबर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट 31 दिसंबर। तो कहने से फर्दर इंपेयरमेंट आ गई होगी आपकी एसेट की वैल्यू के अंदर 20,000 की। हेंस आपका एसेट एसओएफपी के अंदर आज की तारीख में यानी 31 दिसंबर के ऊपर कितने का रिकॉर्ड होना चाहिए? 435,000 का। मुझे बताइए, बात समझ में आती है सब लोगों को? हाँ, मैंने सोचा आपको थोड़ा स्प्रेडशीट पे करके दिखा दूं, अल्लाह करे बात समझ में आ गई हो। क्लियर? तो वे चलते हैं। एट व्हाट अमाउंट शुड द बिल्डिंग बी मेजर्ड इन ग्रीक कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 X 8? सारे ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। लकीली 455 किसी भी एक ऑप्शन में नहीं है, वरना मुझे लगता था कि बच्चे शायद कंफ्यूजन करके ईयर एंड की इंपेयरमेंट को मिस करके शायद 455 टिक कर देते। लकीली वो नहीं है ऑप्शन में, तो 435 आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे चलते हैं भाई। अच्छा, अब देखो हम बहुत स्लो स्लो कर रहे हैं, हमें टाइम को कोप अप करना है क्योंकि एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो जल्दी जल्दी सपोर्ट करो। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ईच ऑफ द आइटम्स लिस्टेड बिलो वेदर द एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और प्रॉफिट और लॉस इन अकॉर्डेंस विद IAS 2। एलोकेशन ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, IAS 2 के अंदर इन्वेंट्री के अंदर कैपिटलाइज किया जा सकता है या नहीं? हाँ या ना? सारे मिलके बोलो भैया। हाँ कि ना? वेरी गुड जी, इंक्लूडेड। एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल, बताइए जी, हाँ कि ना? ना। वेरी गुड, रिकग्नाइज्ड इन PNL। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्रीज एंड बिफोर सेल, बताइए। आफ्टर कंप्लीशन नहीं, एक बार आपकी एसेट आपकी इन्वेंट्री उस कंडीशन के अंदर आ गई जो कि फिनिश गुड्स बन चुकी है, जो कि उस कंडीशन के अंदर आ चुकी है विच वाज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, तो अब जो स्टोरेज कॉस्ट इनकर हो रही है, अब जो रेंटल कॉस्ट फॉर एग्जांपल इनकर हो रही है, कि आपका माल आपके स्टोर्स के अंदर पड़ा है, आपकी फ्रेंचाइज के अंदर पड़ा है, आपके आउटलेट के अंदर पड़ा है, आपके फैक्ट्री आउटलेट के अंदर पड़ा है, वो सारा रेंट तो एक सेलिंग कॉस्ट है, लेकिन वो कैपिटलाइज कभी भी प्रोडक्टिव कॉस्ट के अंदर या इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं हो सकती। दिस शुड बी रिकग्नाइज्ड इन PNL। वेरी गुड जी, आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर कह रहे टी, टी कंपनी ग्रोस टी बुशेस ऑन इट्स टी प्लांटेशन। व्हेन द लीव्स फ्रॉम द बुशेस हैव रीच्ड मेच्योरिटी, दे आर पिक्ड एंड देन ड्राइड यूजिंग ड्राइंग इक्विपमेंट। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। टी बुशेस हैं, टी बुशेस के अंदर टी लीव्स आते हैं। जब टी लीव्स ग्रो हो जाते हैं,
तो लीव्स को प्लग किया जाता है और उसको ड्राइंग इक्विपमेंट के जरिए ड्राई करके चाय की पत्ती बना देते होंगे भाई, उससे हम पी जाते होंगे। ये मामला है। एग्जामिनर कह रहे हैं सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट शुड बी यूज्ड टू अकाउंट फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ टी कंपनीज प्लांटेशन बाय मैचिंग द करेक्ट टोकन टू द करेक्ट कंपोनेंट। भाई करेक्ट आईएफआरएस को करेक्ट जगह पे लाके रखना है। टी बुशेस के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, बताइए जी। IS 16, IS 2 या IS 41? जल्दी से बताइए। IS 16। अच्छा, IS 16 क्यों अप्लाई होगा? सब कह रहे हैं टी बुशेस के ऊपर IS 16 अप्लाई होगा। वाई? क्यों? दे आर अ बेयरर प्लांट। एक्सेलेंट मेरे दोस्तों। बेयरर प्लांट वैसे तो लिविंग एनिमल और अ प्लांट इज अ बायोलॉजिकल एसेट, IS 41 में आता है। लेकिन ये प्लांट कोई मामूली प्लांट नहीं है। ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि फर्दर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज होता है और इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। एंड इट इज नॉट सोल्ड एज एन एसेट इन इटसेल्फ। सही है ना? इट इज नॉट सोल्ड एज अ प्रोड्यूस। क्लियर? तो इट इज अ बेयरर प्लांट। बल्कि टी बुशेस के बारे में आपको जब मैंने IS 41 पढ़ाया था तो मेरी मिसालों के अंदर एक मिसाल लिखी हुई थी। मेरी क्या IS 41 की मिसालों के अंदर मिसालें लिखी हुई है कि टी बुश हमेशा बेयरर प्लांट की कैटेगरी में आता है। इट इज ऑलवेज अंडर IS 16। टी लीव्स, टी लीव्स वो क्या है? टी लीव्स के स्टैंडर्ड के अंदर जाएंगे। अच्छा भाई, सब कह रहे हैं 41 में जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई टी लीव्स 41 में? क्या है ये? बायोलॉजिकल एसेट्स हैं? टी लीव्स बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं क्या? टी लीव्स एट द टाइम ऑफ पिकिंग। आफ्टर पिकिंग नहीं है बेटा, एट द टाइम ऑफ पिकिंग है। वेरी गुड, दे आर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। स्टैंडर्ड कौन सा फॉलो होगा? IS 41। अच्छा, ड्राइंग इक्विपमेंट IS 41 या IS 2? ड्राइंग इक्विपमेंट IS 41 या IS 2? इक्विपमेंट है। इट इज नॉट अ लिविंग एनिमल और अ प्लांट के 41 में ले जाए सर आप। इट इज IS 16। वेरी गुड, एवरीबडी ऑन द सेम पेज। एक्सेलेंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे आ जाए जरा। टीच कंपनी, टीच कंपनी पढ़ाने वाली कंपनी है भाई। टीच कंपनी रिसीव्ड अ $3 million लोन फ्रॉम इट्स लोकल गवर्नमेंट टू असिस्ट विद एक्सपैंडिंग इट्स बिजनेस ऑपरेशंस टू अ प्राइवेट कॉलेज। एक गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट कॉलेज को बनाने के लिए $3 million का लोन दिया। अच्छा, लोन देना कोई ग्रांट नहीं है अनटिल एंड अनलेस के वो कंसेशनल लोन हो। अगर गवर्नमेंट मार्केट रेट के ऊपर आपको लोन दे रही है तो ये कौन सा ग्रांट हुआ? मार्केट से ले लेते भाई। लेकिन अगर आपको कंसेशनल लोन मिल रहा है तो जितने का कंसेशन आपको प्रोवाइड किया गया वो ग्रांट है। तो भाई आ जाए जरा। एग्जामिनर कहते हैं द लोन हैज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 1% एंड इज रीपेबल आफ्टर 3 years। द प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर सिमिलर लोन्स इज 6%। मार्केट के अंदर 6% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है लोन के ऊपर। गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड किया है 1% के ऊपर। यानी जो बीच का 5% की सेविंग हो रही है आपको, ये है ग्रांट। दिस इज ग्रांट। एग्जामिनर कह रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू डिस्क्राइब नेचर ऑफ द लोन रिसीव्ड एंड वैल्यू ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड इन अकॉर्डेंस विद IS 20। द लोन रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी, बताइए क्या? द लोन रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इज सपोज टू बी, इट इज सपोज टू बी अ ग्रांट। द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, वैल्यू बताइए। गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलने वाली चीज है उसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी? मतलब एक ही ऑप्शन हो सकता है इसमें से। अगर आप कोई और बोल रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हैं, आप सही कह रहे होंगे, आप तो लोग तो गलत नहीं कह सकते। लेकिन मुझे एक ही समझ में आती है भाई। बस ये 5% इंटरेस्ट रेट वाले की पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ द बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। अब ये भी गलत कर दो तुम एग्जाम के अंदर तो मतलब। अच्छा, किसी ने बोला सर 3 मिलियन। ओ भाई, ओ भाई, मैं यही सोच रहा था अभी तुम गलत करोगे कैसे। तो वैल्यू ऑफ द बेनिफिट 3 मिलियन नहीं है ना। मैंने तो अपना बात ही स्टार्ट इस तरह की कि भाई जो लोन मिला गवर्नमेंट की तरफ से वो थोड़ी बेनिफिट है, जो कंसेशन मिला गवर्नमेंट की तरफ से वो बेनिफिट है। तो जो 5% इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा रह गया वही तो है ऑन द लोन अमाउंट ओवर 3 years, वो है हमारा बेनिफिट। ठीक है? तो ऑप्शन ये आखिरी वाला था भाई। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा भाई, गोल्डन कंपनी परचेज लैंड फॉर इट्स माइनिंग ऑपरेशन। ये आप लोगों ने करना है भाई, जल्दी बता देना। आप, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा भाई, इतनी सिंपल। गोल्डन कंपनी हैज परचेज लैंड फॉर इट्स माइनिंग ऑपरेशंस। द परचेज डेट was 1st August 2008. Government legislation requires that Golden Company restores the land after a period of 5 years. ये गवर्नमेंट लेजिस्लेशन की तरफ से जो हम पे लाजिम व मजलूम करार दिया गया कि हम 5 साल बाद रीस्टोर करें अपनी साइट को, ये कौन से स्टैंडर्ड की इंप्लीकेशन नजर आ रही है? जल्दी बताइए। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कौन सा वाला एरिया? IAS 16। हाँ। जहाँ पे कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की बात की गई थी। IAS 37 जहाँ प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर प्रोविजन बनाना होता है। तो गवर्नमेंट legislation requires that golden company should restore the land after a period of 5 years. At this date, the cost to restore the land based on environmental experts advice is 180,000। appropriate discount rate 6% का है। गोल्डन कंपनी का ईयर एंड है 31st December। कैन एनीबडी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस 180,000 फॉर मी? मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर लीजिए। जल्दी कर लीजिए जरा, मुझे बताइएगा। हाँ जी, बताइए। क्या वैल्यू आ रही है, प्रेजेंट वैल्यू? टाइम नहीं होता भाई जिंदगी में इतना। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। आपसे पूछा ही जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू IAS 37। चार ऑप्शंस आपके पास हैं, जल्दी से ऑप्शन बताइए जी। अच्छा चलो, मैं तुम लोग को यूं हेल्प करता हूँ। पॉइंट 1 पॉइंट 2 हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं है पॉइंट 1 पॉइंट 2, लेकिन मुझे लग रहा है हो ही नहीं सकता। क्यों? देखो, इतना मैंने पढ़ लिया। वो कह रहे हैं द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोविजन इज 198,800। देखो, 1,80,000 के ऊपर जाके तुम्हारी लाइबिलिटी नहीं बन सकती। हमें तो 1,80,000 की कोई प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर अनवाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या नहीं करेंगे, ये सब तो बात की बात है ना। लेकिन 198,800 अमाउंट नहीं हो सकती, क्योंकि हमें अनवाइंड करने के बाद भी 180 तक ही आना है। तो ए और बी यानी फर्स्ट टू ऑप्शंस कैन नॉट बी द आंसर। थर्ड और फोर्थ पढ़ता हूं डायरेक्ट। On 1st August 2008, Golden Company should recognize a provision equal to the present value of the restoration cost and a corresponding debit entry to land. The carrying amount of the environmental provision at 31st December is 184,500। ठीक है, आगे आ जाए जरा। On 1st August 2008, Golden Company should recognize a provision equal to the present value of the restoration cost and a corresponding expense in P&L। कह रहे कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंस पीएनएल में चार्ज कर दीजिए। क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? सब कह रहे हैं सर डेबिट टू लैंड है, डेबिट टू एसेट है, क्योंकि हमने IAS 16 में ये बात पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एक बात गलत, इसका मतलब मैं पूरे ऑप्शन को ही रूल आउट कर रहा हूं। इसका मतलब दी ऑप्शन कैन ओनली बी सी। 1 एंड 2 हो नहीं सकते थे, फोर्थ वाला हो ही नहीं सकता, तो 3 ऑप्शन ही हो सकता है, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। क्लियर होती है बात ये? डन। आगे आ जाए जरा। ओके भाई। एग्जामिनर कहता है इन डेट कंपनी इशू $20 million कन्वर्टेबल लोन नोट्स ऑन 1st July X3। 1 जुलाई X3 को कन्वर्टेबल लोन नोट्स इशू किए। कन्वर्टेबल लोन नोट्स आपको पता है IAS 32 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये कहता है
ये कन्वर्टेबल लोन नोट एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर डेट और इक्विटी दोनों का कंपोनेंट है, तो दोनों को अलग अलग रिकग्नाइज करो। तो एट द इनिशियल डेट हम करते क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज की बेसिस के ऊपर हम निकालते हैं कि इसके अंदर से डेट वैल्यू कितनी है, और कंसिडरेशन से कंपेयर करने के बाद जितना एक्सेस बचता है वो इक्विटी होता है, इक्विटी ऑप्शन की वैल्यू होती है। ये बात याद रखना कि उस दिन अकाउंटिंग रुकती नहीं है, बल्कि सब्सिक्वेंटली आप अपनी लाइबिलिटी को अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल के थ्रू अमोर्टाइज करते चले जाते हैं, और एक ना एक दिन वो अपनी फेस वैल्यू के बराबर आ जाता है। क्लियर? फिर सेटल होता है कि सामने वाले ने एक्सरसाइज किया या नहीं किया, ये एक अलग कहानी है। ठीक। So InDebt company issued $20 million convertible loan notes on 1st July X3. In 5 years time on 30th June X8, 5 साल के बाद जाके the holders can choose to redeem the loan notes for cash of 20 million or to convert them into fixed number of ordinary shares. या तो हमसे शेयर्स ले लिए जाएंगे या तो हम उनको कैश में रीपे करेंगे, यानी दोनों डेट और इक्विटी दोनों का कंपोनेंट मौजूद है। At 1st July, the present value of the loan notes with similar terms but without a conversion option was 118.97 million. Can anybody tell me what this 18.97 million represents? Yes, excellent. This is the debt value. इतनी एग्जामिनर ने लंबी चौड़ी नहीं करवाई, कह रहा है ये डेट कंपोनेंट है। प्रेजेंट वैल्यू उसने कैलकुलेट करवाई, और बेस्ड ऑन अ सिमिलर लोन नोट्स प्रोफाइल, यानी उसने डिस्काउंट रेट से मार्केट रेट लिया होगा उसने, उसके ऊपर उसने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आपको बता दिया 18.97 की डेट वैल्यू बनती है। तो इसका मतलब इक्विटी ऑप्शन की वैल्यू क्या है? इक्विटी ऑप्शन की वैल्यू क्या है? 1.03। एक्सेलेंट। अब चार ऑप्शंस है भाई। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद IAS 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? एट 1st July X3, यानी इशू डेट के ऊपर, इन डेट कंपनी शुड recognize a liability of 18.97 million, करेक्ट। इफ द लोन नोट्स आर कन्वर्टेड ऑन 30th June X9, अगर कुछ साल बाद जाके लोन नोट्स कन्वर्ट हो जाएं। अच्छा, मुझे मैं आपको सच बात बताऊं, ये बात इस मॉक के अंदर ना जो इस बार FR का खास तौर पे पब्लिश किया गया है, मुझे बड़ी गलतियां नजर आ रही हैं। मतलब काफी गलतियां। मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है इन 5 years टाइम ऑन 30th June X8, और यहाँ लिखा हुआ है इफ द लोन नोट्स आर कन्वर्टेड ऑन 30th June X9 या 8। छोटा एरर है, लेकिन मतलब कहने का मकसद ये है कि आप हमेशा बोलते हैं ना, सर आपने गलती कर दी, सर आपने गलती कर दी, सर आपने गलती कर दी। भाई मैं ही नहीं करता, सारे इंसान है, भगवान थोड़ी है भाई। तो गलती हो जाती है। तो यहाँ पे देखो X9 के बाद किसी ने X8 लिखा, सही है, तो वो भी मेरी तरह कभी कभी जल्दी जल्दी में लिख देता है। इफ द लोन नोट्स आर कन्वर्टेड ऑन 30th June X8, 18.97 is transferred to equity from the liability account. Can this be an option? पहला पार्ट सही है, सेकंड पार्ट गलत है। पहली पार्ट ये कह रहा है कि 18.97 पे आज लाइबिलिटी रिपोर्ट होनी चाहिए। सेकंड पार्ट ये सजेस्ट कर रहा है कि फ्यूचर में अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल नहीं अप्लाई होगा, और 18.97 का बैलेंस 5 साल के बाद जाके अगर इक्विटी एक्सरसाइज हुई तो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। गलत। क्योंकि तब तक ये 18.97 बढ़ता 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 20 मिलियन के बराबर बन चुका होगा। अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना लाजिम है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के ऊपर। इट इज द डिफॉल्ट मॉडल। बताएं, बात समझ में आ रही है? तो वन कैन नॉट बी दी ऑप्शन, वन ऑप्शन नहीं हो सकता। At 1st July X3, Indet company should recognize an equity balance of 1.03 million. Correct? इतना portion correct है। This balance is subsequently increased to 20 million by 30th June X3. Remaining balance can be increased to $20 million by 30th June X8. ये पोर्शन करेक्ट है। अब इसमें भी ना मुझे लफ्जों के ऊपर थोड़ा सा इख्तिलाफ है। लिखना यूं चाहिए था, InDebt company should recognize an equity balance of 1.03. The balance, the balance, this balance से कोई बच्चा ये समझ सकता था कि यार इस बैलेंस की बात की जा रही है। नहीं नहीं, इस बैलेंस की नहीं कह रहे, द बैलेंस जो 18.97 है विल बी सब्सिक्वेंटली इंक्रीज टू $20 million बाय 30th June X8। तो ये करेक्ट बनेगा। बाकी भी पढ़ते हैं जरा। At 1st July X3, indent company should recognize a liability of 18.97. Correct.
A finance cost of 1.03 million is recognized over 5 years to 30th June exceed. ये स्ट्रेट लाइन अमोर्टाइजेशन गालिबन नहीं है, स्ट्रेट लाइन अमोर्टाइजेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात देखो, इस पूरे ऑप्शन के अंदर इक्विटी का सिरे से जिक्र नहीं किया गया। वो कह रहे 18.97 प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स के अंदर आज लाइबिलिटी है, बाकी 1.03 डेट है, बाकी 1.03 फाइनेंस कॉस्ट है। गलत। बाकी 1.03 आज इक्विटी है, और ये 18.97 बढ़ता 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 20 मिलियन तक पहुंचेगा, जिसके अंदर 1.03 की फाइनेंस कॉस्ट रिपोर्ट होगी। ये कंप्लीटनेस है। सी बी ऑप्शन नहीं हो सकता, सी के अंदर इक्विटी ऑप्शन रिकग्नाइज करने का एलिमेंट मिसिंग। क्लियर। चौथा, एट 1 जुलाई X3 इंडेड कंपनी शुड रिकग्नाइज एन इक्विटी, ये तो हो ही नहीं सकता। ना थर्ड करेक्ट ऑप्शन है, ना फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है, ना फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है, सिर्फ सेकंड ही करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन मैंने समझा दिया कि इसके अंदर अल्फाजों के अंदर मुझे लगता है दिस के बजाय द लिखना चाहिए था। ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन मेरे ओपिनियन से इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है अनटिल अनलेस कि मैं खुद एग्जामिनर बन जाऊं। आपको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आपका दिमाग चल रहा है या नहीं चल रहा, बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी एवरीवन। देखो, एग्जाम के अंदर अगर हमने इतना वक्त लिया ना जितना हम अभी ले रहे हैं तो काम हो जाएगा, इस बार तो पेपर ना निकल पाए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, पेरेंट ओन्स 35% ऑफ किड विच गिव्स इट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सही है भाई। ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, पेरेंट कंपनी सोल्ड इन्वेंट्री टू किड फॉर $8,000 एट अ मार्जिन ऑफ 30%। टी ने ए को $8,000 की सेल करी, जिसपे मार्जिन है 30% का। 8,000 का 30% बनता है 2,400। एट ईयर एंड द इन्वेंट्री रिमेन्ड अनसोल्ड, इसका मतलब सारा का सारा अनरियलाइज्ड है। पेरेंट कंपनी हैज recognized a receivable of 8,000 for this sale and kit company has recognized a balance payable। सही किया। पेरेंट ने रिसीवेबल किया, किड ने पेबल किया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं। The unrealized profit is 2,400 and the receivable and payable balances are cancelled in the consolidated financial statements। पहला ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, जल्दी जल्दी बताना है आपने। वाई और एन? नो, दिस इज इनकरेक्ट। वाई इज दिस इनकरेक्ट बच्चे? ये कोई कैंसिलेशन वैंसिलेशन नहीं होती भाई, कोई कैंसिलेशन वैंसिलेशन नहीं होती है, कंसोलिडेशन नहीं होती है पेरेंट कंपनी और एसोसिएट कंपनी की। तो जब पेरेंट कंपनी और एसोसिएट कंपनी की कोई कंसोलिडेशन होती ही नहीं है तो कैंसिलेशन किधर से हो जाएगी? पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, मैं पढ़ ही नहीं रहा, दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसमें भी कैंसिलेशन की बात की हुई है भाई, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड, the unrealized profit is 2,400 and the receivable payable balances are not cancelled। ये unrealized profit is 840 and the receivable and payable balances are not cancelled। मुझे जरा बताएं दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी या डी? जल्दी से बताएं, सी या डी? एक सी का वोट, दो डी के वोट, आगे आ जाएं। सी, सी, डी, सी, डी, डी, सी, डी, डी, सी। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। वाई? भाई एसोसिएट्स का केस है, तो क्या 2,400 के प्रॉफिट को तुम होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई नहीं करोगे? 2,400 के प्रॉफिट को होल्डिंग परसेंटेज से भी तो मल्टीप्लाई करोगे। तो जब 2,400 के प्रॉफिट को होल्डिंग परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,400 को, अगर आप हमारी होल्डिंग थी 35%, इससे मल्टीप्लाई करें, चेक भी कर लूँ जरा, तो 840 बनना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी। बात समझ में आती नहीं आती? क्लियर? तो सी डी वाले डी हो गया। आ जाए जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एग्जामिनर कह रहे भाई, फिट कंपनी, हम फिट है भाई, फिट कंपनी ओन्स अ 40% शेयर होल्डिंग इन डॉट कंपनी विच गिव्स इट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो ना, डी यहाँ पे कैपिटल लिख दिया, विच गिव्स इट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, फुल स्टॉप होना चाहिए था यहाँ पे। ये किसी ने मेरी तरह ना जल्दबाजी के अंदर, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ आप लोगों को और बाद में सारे बच्चे होश हो गलत कर दिया, हो गलत कर दिया। यार मैं कभी कभार यूट्यूब के ऊपर देखता हूँ अपने कमेंट्स, सर आपने प्लस गलत कर दिया, सर सर आपने प्लस गलत कर दिया, सर प्लस गलत कर दिया। अबे भाई, बाकी मतलब 80,000 बातें मैंने ठीक की हैं, वो ठीक को छोड़ के
आपके अंदर इतनी ऑडेसिटी आ जाती है कि आप मतलब बोलने सर आपको तो इतना भी नहीं आता सर, आप जाहिल हैं। बेटा जब आप पैदा भी नहीं हुए थे ना, मैं तब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका था, मतलब क्या बोलूँगा मैं आप। अच्छा नहीं लगता, अल्लाह ताला को बुरी लगती हैं ऐसी बातें, लेकिन फिर भी कोई सेंस भी यूज करना चाहिए भाई। हो जाता है हमसे, क्या एसी से ऐसे हो रहा है, अब कर लो जो करना है, लिख दो वहां जाके। फुल स्टॉप ही नहीं लगाया ना, मतलब इस पे क्या रोना ढोना करना है भाई। फिट कंपनी ओन्स अ 40% शेयर होल्डिंग इन डॉट कंपनी, असल में डॉट यहाँ लगा दिया था ना, वहां लगा नहीं पाया। विच गिव्स इट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग द ईयर फिट कंपनी सोल्ड गुड्स टू डॉट कंपनी, यानी पेरेंट ने ए कंपनी को गुड्स बेची। एट द ईयर एंड डॉट कंपनी होल्ड सम ऑफ दीज गुड्स। Select the correct tokens to reflect the consolidation adjustment required in relation to unrealized profit in inventory। यूआरपी का ऑप्शन सजेस्ट करिए। तो क्या डेबिट होगा, क्या क्या क्रेडिट होगा, जल्दी से बताइए। क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, डेबिट क्या होगा? उल्टा उल्टा पुल्टा बता रहे हैं सबने ना। सबसे पहले ये बता दिया इन्वेंट्री क्रेडिट होगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग। टी ने ए को इन्वेंट्री सेल कर दी, तो पहली बात तो हमारी बुक्स में इन्वेंट्री है ही नहीं, और एसोसिएट कंसोलिडेट नहीं होता तो ग्रुप इन्वेंट्री भी नहीं आएगी, तो इन्वेंट्री तो क्रेडिट हो ही नहीं सकता, ये गलत। वेरी गुड, डेबिट होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्रेडिट होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट या इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। हाँ, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट बेसिकली क्रेडिट होगा जब ऑप्शन के अंदर मौजूद है। क्लियर होती है बात ये? डन। वैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए टेक्निकली, ये होना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, क्योंकि वर्किंग बनती है ना, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। क्लियर होती है बात सबको? डन। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। सही। आगे आ जाए मेरी जरा। बीवर, बीवर कंपनी हैज ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर 2016, अंडरलाइन कर लेते हैं जी। इट एंटर्ड द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस इन द करंट ईयर। दो ट्रांजैक्शंस हुई हैं जी, ट्रांजैक्शन वन है और ट्रांजैक्शन टू है। ट्रांजैक्शन वन, ऑन 25 ऑफ अक्टूबर 2016, सही, 31 दिसंबर से पहले 25 ऑफ अक्टूबर 2016, बीवर कंपनी बॉट इन्वेंट्री डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। आपने कुछ गुड्स खरीदी बाहर से, बाहर से गुड्स खरीदी है। एट ईयर एंड द इन्वेंट्री हैज बीन सोल्ड, इन्वेंट्री बिक चुकी है। हाउएवर द सप्लायर हैज नॉट येट बीन पेड। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि द सप्लायर हैज नॉट येट बीन पेड? बाहर से गुड्स खरीद के लाए थे, जो खरीद के लाए थे वो आगे भेज दिए, लेकिन अभी तक अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं की। तो सप्लायर को नहीं पेमेंट की तो आपकी पेबल में खड़ा हुआ होगा। वेरी गुड। ट्रांजैक्शन टू, ऑन 1 जुलाई 2016, ईयर एंड से 6 महीने पहले, बीवर कंपनी परचेज्ड इक्विपमेंट टू बी यूज्ड इन इट्स ऑपरेशंस पेइंग इन फॉरेन करेंसी। अगेन फॉरेन करेंसी के अंदर इक्विपमेंट खरीद के ले आए। द इक्विपमेंट इज मेजर्ड यूजिंग द कॉस्ट मॉडल एंड डेप्रिशिएटेड ओवर अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। तो नॉन करंट एसेट आपने खरीदा, आप इसको 5 साल पे डिप्रिशिएट करते हैं और कॉस्ट मॉडल इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी रीवैल्यू नहीं करते। एग्जामिनर पूछता है इंडिकेट विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद IS 21। ट्रेड पेबल इज अ मॉनेटरी एसेट या नॉन मॉनेटरी एसेट, जल्दी बताइए। अ ट्रेड पेबल मॉनेटरी एसेट है या नॉन मॉनेटरी एसेट है? जल्दी बताओ जल्दी जल्दी, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। गलत, एक्चुअली तो दोनों आंसर नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं गलती क्या है? अब ये ना, मैं भी आपकी तरह बच्चा बना हूँ, छोटी छोटी बातें पकड़ के बैठूंगा। हालांकि सही है, आप आम खाएं गुठलियां नहीं गिननी चाहिए आपको, लेकिन मैं भी तो बदला लूँ ना अब आपका। अब जो जो ये वीडियो देखे तो ये सुने ना कि भाई होती है ना गलती। होना चाहिए था यहाँ पे अब मॉनेटरी आइटम या नॉन मॉनेटरी आइटम। पूछ रहे हैं पेबल मॉनेटरी एसेट है या नॉन मॉनेटरी एसेट है, सब बोल रहे हैं सर मॉनेटरी एसेट है। अब पेबल एसेट कैसे हो सकता है भाई? लेकिन गलती है, हो गई, मतलब इस पे क्या करें। एसीसी हेल्प कर रहा है ना हमको, हमारा मॉक ले रहा है ना। आप चुड़ चुड़ करके एसीसी को कमेंट्स लिखना शुरू कर दें जैसे आप नॉर्मली करते हैं, तो नहीं करेगा मॉक पब्लिश, फिर जाइएगा बगैर मॉक के एग्जाम के अंदर, है भाई। मॉनेटरी आइटम है, समझ गए हम, समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं हम। ओके। अच्छा, ट्रेड पेबल इज नॉट ट्रांसलेटेड एट ईयर एंड या रीट्रांसलेटेड एट ईयर एंड, बताइए जी। नॉट ट्रांसलेटेड या ट्रांसलेटेड? रीट्रांसलेटेड, वेरी गुड। द इक्विपमेंट इज मॉनेटरी एसेट या नॉन मॉनेटरी एसेट, ये बता दीजिए भाई। नॉन मॉनेटरी एसेट। इक्विपमेंट इज ट्रांसलेटेड या नॉन, नॉट ट्रांसलेटेड या रीट्रांसलेटेड, बताइए जी।
सब बताइए ना, मतलब नॉट ट्रांसलेटेड, क्यों नॉट ट्रांसलेटेड? क्योंकि कॉस्ट मॉडल है। रीवैल्यूएशन मॉडल होता तो जब जब एसेट रीवैल्यू होता, जब जब एसेट मार्केट वैल्यू पे जाता, तो आपका एक्सचेंज रेट भी मार्केट वैल्यू पे जाता। ठीक है जी, वेरी गुड, एक्सेलेंट। आगे आ जाइए जी। फ्रेडी कंपनी परचेज्ड अ बिल्डिंग पेइंग फॉर इट इन अ फॉरेन करेंसी। द बिल्डिंग वाज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड फ्रेडी कंपनी अडॉप्ट्स द फेयर वैल्यू मॉडल फॉर सच प्रॉपर्टीज। पूरा आईएस 40 चल रहा है। सिंस द बिल्डिंग वाज परचेज द फेयर वैल्यू हैज इंक्रीज्ड एंड एन एक्सचेंज गेन हैज अराइजन। फॉरेन करेंसी बिल्डिंग है, बाहर के ममालिक में आपने अपना वो, अच्छा भाई किसी ने सवाल किया सर वाई ट्रेड पेबल इज रीट्रांसलेटेड। मॉनेटरी आइटम है ना, मॉनेटरी आइटम हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर रीट्रांसलेट होता है अकॉर्डिंग टू IAS 21। ओके, वी हैव स्टडीड दिस इन आवर क्लास। सो अ मॉनेटरी आइटम इज ऑलवेज रीट्रांसलेटेड एट द ईयर एंड। ऑलराइट, खैर कमिंग बैक टू दिस। तो यू परचेज अ बिल्डिंग पेइंग फॉर इट इन फॉरेन करेंसी, क्योंकि आपने अपार्टमेंट्स खरीदे थे और अपार्टमेंट्स आपने लंदन के अंदर खरीदे थे और वो मुल्क से बाहर थे। आपने उसको क्लासिफाई कर दिया IAS 40 के अंदर, क्योंकि आप उसको रेंट कमाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे गालिबन। और जब से आपने बिल्डिंग परचेज की है, इसकी फेयर वैल्यू भी बढ़ गई है और इसकी ऊपर एक्सचेंज गेन भी आया होगा। Which of the following options is correct in accordance with IAS 21? The increase in fair value and the exchange gain should be recognized in P&L. Option 1 होना चाहिए या नहीं? फेयर वैल्यू और एक्सचेंज गेन P&L में जाएगा। फेयर वैल्यू तो P&L में जाएगा क्योंकि IAS 40 एप्लीकेबल है। एक्सचेंज गेन P&L में जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्डिंग है देखो, नॉन मॉनेटरी आइटम है, नॉन मॉनेटरी आइटम है। एक्सचेंज गेन P&L में जाएगा या नहीं जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं नो, कुछ लोग कह रहे हैं यस। मुझे तो कंफ्यूज कर दिया ना आपने। जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, बताया था, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर किसी एसेट के रीवैल्यू होने का अपना इम्पैक्ट, एसेट का अपना इम्पैक्ट P&L में जाता है, तो उसी एसेट के ऊपर आने वाला एक्सचेंज गेन भी कहाँ जाएगा? P&L के अंदर। सही है, लाइक विद लाइक अकाउंटिंग है। तो दिस इज करेक्ट। अगर किसी ने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया होता तो वो गलत था। कह रहे हैं द एक्सचेंज गेन शुड बी रिकग्नाइज्ड इन P&L, फेयर वैल्यू गेन शुड बी रिकग्नाइज्ड इन OCI। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फेयर वैल्यू गेन अंडर IAS 40 हमेशा P&L में जाता है। द फेयर वैल्यू गेन शुड बी रिकग्नाइज्ड इन P&L एंड द एक्सचेंज गेन शुड बी रिकग्नाइज्ड इन OCI। ये भी गलत है। सिर्फ ऑप्शन इसका 1 ही बनता है। इज एवरीबडी क्लियर? जल्दी जल्दी करना है यस मुझे। ओके, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ऑप्शन इज 1। आगे बढ़ते हैं भाई। थर्स्टी कंपनी मैन्युफैक्चर्स क्वेंच branded soft drinks. The brand was purchased from a competitor during the current year. Thirsty company management believes that Quench brand will contribute to the net cash flows of the entity indefinitely. Which of the following requirements reflects the correct accounting treatment for the brand under IAS 38? चार ऑप्शंस आपके पास हैं। Amortize the brand over a maximum useful life of 10 years and test for impairment if indicators exist. आपको एक एसेट आपने आइडेंटिफाई किया, परचेज किया ब्रांड, और उसकी लाइफ है इनडेफिनेट। कह रहे हैं 10 साल पे अमोर्टाइज कर लो। भाई अगर 10 साल पे अमोर्टाइज करनी है तो फिर लाइफ इनडेफिनेट होने का क्या फायदा? ये नहीं हो सकता। डू नॉट अमोर्टाइज द ब्रांड बट रिव्यू द यूजफुल लाइफ इफ देर इज एविडेंस दैट इट हैज चेंज एंड टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट इफ इंडिकेटर एग्जिस्ट। ये है भाई। Do not amortize the brand, but review the useful life if there is evidence that it has changed, and test for impairment if indicators exist. Impairment missing है, वेरी गुड, एनुअल इम्पेयरमेंट। अमोर्टाइज द ब्रांड ओवर अ मैक्सिमम, ये तो हो ही नहीं सकता। डू नॉट अमोर्टाइज द ब्रांड बट टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली व्हेन इंडिकेटर्स एग्जिस्ट। आपको याद है ना, इनटैंजिबल एसेट्स विद इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ एंड परचेज्ड गुडविल हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट होती है। हर साल इंडिकेटर के आने का वेट नहीं करना। सो द ऑप्शन इज डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी। The following information relates to profit company as at 31st December 2008। 2 साल का डाटा आपके सामने प्रोवाइडेड है, X8 का, X7 का, जिसके अंदर इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल आपके सामने $2 लाख का है और $50,000 का है, और पार वैल्यू है आपके सामने $2 ईच की।
बाय द वे, अगर $2 लाख का शेयर कैपिटल है और पार वैल्यू $2 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख होते होंगे। और अगर 50,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल है और आपके पास $2 की पार वैल्यू है, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स 25,000 होते होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो 1 लाख और 25,000 का शेयर कैपिटल है या नंबर ऑफ शेयर्स है। दोनों सालों का प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है। एग्जामिनर कहता है ड्यूरिंग 20x8 देयर वाज अ बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कह रहे हैं ये देखो, 50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल नजर आ रहा था X7 में, यहां नजर आ रहा है 2 लाख का। ये तुम्हें जो भी शेयर कैपिटल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना, दिस वाज ड्यू टू अ बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। नो अदर शेयर्स वर इशूड इन X7 एंड X8। तो जो भी शेयर्स आपके बढ़े, वो बढ़े हैं ड्यू टू बोनस इशू। एग्जामिनर कहता है कंप्लीट द सेंटेंस बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक। In accordance with IAS 33 earnings per share, the basic EPS in X7 presented as a comparative to X8 is dash cents। भाई देखो, पूछ रहे हैं IAS 33 के मुताबिक X7 का जो बेसिक ईपीएस है, जो कि प्रेजेंट किया जाएगा एज अ कंपेरेटिव टू X8, वो कितना होगा। देखो बच्चे, 20x8 के अंदर एक बोनस इशू हुआ है, और जब भी बोनस इशू हो जाता है तो लास्ट ईयर का ईपीएस रीस्टेट होता है। देखो सबसे पहले जरा मैं एक काम करता हूं, सुनो, कॉपी मारता हूं। अल्लाह करे कॉपी हो जाएगी। और ये हो गया। ठीक है भाई, सबसे पहले जरा देखो, 20x7 बेसिक ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ईपीएस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड्स, यानी अर्निंग्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूं, तो नंबर ऑफ शेयर्स X7 के अंदर 50,000 का शेयर कैपिटल है, पार वैल्यू 2 की है, तो इसका मतलब 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। प्रॉफिट आपका 95,000 का है, नंबर ऑफ शेयर्स आपके 25,000 है, इसका मतलब आपका बेसिक ईपीएस निकल कर आता होगा 3.8। उसने पूछा था X7 का कितना बेसिक ईपीएस रिपोर्ट होगा एज कंपेरेटिव टू X8, जबकि बोनस इशू हो चुका है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रीस्टेटेड रीस्टेटेड ईपीएस निकालना पड़ेगा ऑफ X7। और ये कैसे निकालते हैं? हम लास्ट ईयर ईपीएस लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इनवर्स इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन से। ऐसा ही होता था, इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन से। अच्छा, बोनस फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होता था? बोनस फ्रैक्शन याद आ रहा है किसी को? बोनस फ्रैक्शन का फॉर्मूला था ओल्ड प्लस न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड। और ये ओल्ड क्या है और न्यू क्या है, ये कैलकुलेट किया जाता था बेस्ड ऑन पॉलिसी। बेस्ड ऑन पॉलिसी। कैन एनीबडी टेल मी कैन एनीबडी टेल मी, अच्छा वो जो आपने लिखा ना नादिया, वो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर है, वो राइट इशू में कैलकुलेट होता है, ये बोनस इशू है, ठीक है। तो मुझे जरा बताओ, कैन एनीबडी टेल मी बोनस पॉलिसी कैसे निकालेंगे? इस सवाल में लिख के नहीं दी हुई एग्जामिनर ने, 1 for 5, 2 for 3, 4 for 5, कुछ नहीं लिख के दिया हुआ। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट शुड बी आर बोनस पॉलिसी? एग्जामिनर ने सिर्फ आपको ये बताया हुआ है कि भाई लास्ट टाइम 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे, इस टाइम 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो बोनस फ्रैक्शन कितना या बोनस पॉलिसी क्या हुई होगी, कैन एनीबडी टेल? उमर खान कह रहे हैं सर 1 for 4 होगी। 1 for 4 होगी, यानी हर हर 4 पुराने शेयर्स के ऊपर एक नया शेयर दिया होगा। हर 4 पुराने शेयर्स के ऊपर एक नया शेयर दिया होगा। चेक कर लें जरा भाई, उम्र की बात को चेक कर लेते हैं जरा। भाई मैं निकालता हूं यहां पे बोनस शेयर्स। हर 4 पुराने शेयर्स के ऊपर एक नया शेयर दिया होगा। तो पुराने शेयर्स थे 25,000, हर 4 पे एक नया दिया होगा, तो डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 6,250 शेयर्स दिए होंगे। तो इसका मतलब तो टोटल शेयर्स जो हमारे आफ्टर बोनस इशू होंगे, वो तो होने चाहिए फिर 25,000 प्लस 6,250।
तो ये तो करेक्ट ही नहीं है। शेयर्स तो बनने चाहिए 1 लाख। तो 1 for 4 ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, 4 for 1 करेक्ट है। किसी ने बोला सर 1 for 4 नहीं, 4 for 1। अच्छा, तो यानी हर एक पुराने शेयर के ऊपर नए 4 शेयर्स दे दिए, नए 4 शेयर्स दे दिए, तो डिवाइड बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 4। तो फिर तो ये 1,25,000 हो गया। ये भी नहीं हो सकता आंसर। आंसर तो 1 लाख आना है भाई। इट इज 3 for 1। वेरी गुड सनीज। सनीज ऑब्वियस बात है बेटा, 25,000 से 1 लाख तक जाने के लिए 75,000 एक्स्ट्रा बोनस शेयर्स गए हैं। और अगर आप 75,000 डिवाइडेड बाय 25,000 करेंगे तो मल्टीपल आपको ये नजर आएगा कि हर एक पुराने शेयर के ऊपर 3 नए शेयर्स दिए गए। हर एक पुराने शेयर के ऊपर 3 नए शेयर्स दिए गए होंगे। तो नए शेयर्स 3 गुना ज्यादा होंगे। और फिर कुल मिला के 1 लाख बना होगा। तो डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3/1 का रेशो बना। मुझे बताओ सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? और आप करके देख लें, 1 लाख पूरा मैच कर गया। यानी भाई हमारा बोनस पॉलिसी जो है ना, जो बोनस पॉलिसी है वो 3 for 1 है। ठीक है। अच्छा, बोनस फ्रैक्शन कितना होगा फिर? बोनस फ्रैक्शन ओल्ड प्लस न्यू। ओल्ड था 1, हर पुराने एक शेयर के ऊपर नया 3 दिया जाएगा। ठीक है। और डिवाइड बाय ओल्ड, ओल्ड था 1। तो यानी फ्रैक्शन बोनस फ्रैक्शन कितना बना? 4 for 1। बोनस फ्रैक्शन कितना बना बेटा? 4 for 1। तो बोनस पॉलिसी वॉज 3 for 1, बट बोनस फ्रैक्शन इज 4 for 1। मुझे रीस्टेटेड ईपीएस निकालने के लिए लास्ट ईयर का ईपीएस लेना है। लास्ट ईयर का ईपीएस लेना है और मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स, इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन करना है। तो इनवर्स करने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1 नहीं, बल्कि मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4 करूंगा। तो इनवर्स कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास? रीस्टेटेड ईपीएस पिछले साल का 0.95। बताओ सब अग्री करते हो? सब अग्री करते हैं भाई? 0.95 is the answer. Everybody, please answer me. करेक्ट। तो भैया हम यहां जाके लिख देते 95 सेंट्स। 95 सेंट्स, एंड दिस वुड हैव बीन आवर आंसर। कूल इनफ? ऑल गुड? डन है।